नमस्कार। बिहार के बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा किन वजहों से हुआ। दरअसल नीतीश कुमार रविवार को आए थे और कल शाम यानी कि सोमवार की शाम वापस लौट गए। वैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, लेकिन हेल्थ चेकअप की आड़ में नीतीश कुमार द्वारा क्या राजनीतिक कोशिशें की गई, दरअसल बीजेपी के साथ क्या कुछ बात हुई। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल वो अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आपको बेहतर पता है कि सरयू राय निर्दलीय चुनाव जीते थे, अब वो जेडीयू में शामिल हो गए। सरयू राय नीतीश कुमार के बेहद करीबी मित्र भी जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू झारखंड में चुनाव लड़ती है तो किस भूमिका में चुनाव लड़ेगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है। कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत जरूरी है? किनको कैबिनेट में जगह दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए, ये मशवरा भी जरूरी है। इसलिए क्या नीतीश कुमार दिल्ली इन वजहों से भी आए थे? नीतीश कुमार किस किस से मिले या उनके दूत किस किस से मिले और उसके बाद किन बातों पर रजामंदी हुई, इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में वो हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सीधा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का आनन फानन में दिल्ली दौरा हुआ, कहा यह जा रहा है कि हेल्थ चेकअप के लिए आए थे। हेल्थ चेकअप के लिए वो अक्सर आते हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन हेल्थ चेकअप के बहाने और क्या कुछ हुआ, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, राजनीति में हर चीज का एक मकसद होता है। राजनीति में नेता अगर कुछ करते हैं तो एक कदम भी बढ़ाते हैं तो उसका मकसद होता है, कुछ ना कुछ संदेश होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी हैं। वो ना बोलते हैं तो उसका भी कुछ मकसद होता है, एक संदेश देते हैं। इससे मिलते हैं तो एक संदेश देते हैं। और गठन किसी भी चीज के बहाने अगर किसी से मिलते हैं तो वो देश और राज्य को संदेश देते हैं, साथ ही जो बिहार में राजनीतिक दल है उनको भी संदेश देते हैं। तो बिहार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार हमेशा पिछले लगभग 19 वर्षों से वो मतलब अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और हमेशा अपना बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए, चाचा की भूमिका निभाने के लिए हमेशा अपना रणनीति बदलते रहते हैं। तो अभी जो उनकी दिल्ली यात्रा थी, तो दिल्ली यात्रा का मूल मकसद जो आपने बताया, झारखंड चुनाव और साथ ही बिहार में भी चुनाव कराना, दो मकसद था। इलाज भी कराना एक मकसद था, इलाज जांच वगैरह कराना, वो रेगुलर चेकअप में जाते रहते हैं, तो वो भी एक था। उसके बहाने उन्होंने दिल्ली में नेताओं से मुलाकात भी की और झारखंड में अपनी दावेदारी भी पेश की ज्यादा सीटों के लिए। वैसे तो संजय झा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की बात का एक अलग वजन होता है और संजय झा की बात का अलग वजन होता है। तो गए दिल्ली में, तो झारखंड में उनको लगभग किनारे कर दिया गया। उनके इनके बिरादरी के सुदेश महतो जी को ज्यादा सीट भाजपा ने दे दी है। तो अब नीतीश जी अपना, जैसे ही सुदेश महतो के सीट का ऐलान हुआ तो ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में अपनी दावेदारी, चूंकि सरजू राय इनके साथ है और झारखंड में इनके समाज का भी एक वोट है। अगर नीतीश जी भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को भी फायदा होगा और नीतीश जी को भी फायदा होगा। और साथ ही बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं, साथ ही लालू प्रसाद को भी एक मैसेज देना चाहते हैं और भाजपा को भी कि अगर आप नहीं दीजिएगा तो लालू के भी साथ जा सकते हैं। तो नीतीश जी एक तीर से कई शिकार करते हैं, कई संदेश देते हैं और वो शुरू से उनकी रणनीति रही है। अभी की जो उनकी यात्रा है उसका मूल मकसद बिहार और झारखंड का चुनाव है
बिहार में चुनाव जल्द हो और झारखंड के में मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, गठबंधन में मुझे भी अच्छी हिस्सेदारी मिले। बिहार में चुनाव का मूल मकसद है कि बिहार में जो स्थिति है, एनडीए से चुनाव लड़ रही है और एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में, जो अभी गठबंधन है वो अगर चुनाव लड़ता है, मुझे लगता है कि सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी वर्तमान परिस्थिति में। अगर इसमें से कोई भी घटक दल बाहर निकलते हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तो एक परेशानी का सबब हो सकता है। इसलिए नीतीश जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए ताकि 5 वर्षों के लिए निश्चिंतता हो जाए। मेन मकसद यही है नीतीश जी की दिल्ली यात्रा का। और दिल्ली में नेताओं से बात भी हुई उनकी, और बात अभी खुलकर सामने नहीं आया कि किन नेताओं से क्या बात हुई है। अब वो पटना आए हैं तो फिर अब राज खुलेंगे कि क्या क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। मतलब फिलहाल यही नहीं, स्थिति है ठीक है, बिहार की। ठीक है। विनय जी, क्या आप सहमत हैं कि नीतीश कुमार जल्दी बिहार में चुनाव चाहते हैं? क्योंकि कई जानकार तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से सिगरेट का अंतिम कस तक सिगरेट का मजा लेने वाले सिगरेट फूंकते हैं, उसी तरह सत्ता का अंतिम कस तक नीतीश कुमार भोगना चाहते हैं। मतलब जब तक चुनाव का वक्त ना आ जाए तब तक नीतीश कुमार चुनाव नहीं कराएंगे। और इसके पीछे कई मकसद भी है। मकसद ये है कि आरजेडी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि नौकरी आरजेडी की वजह से मिली, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले बहुत सारा वैकेंसी निकाला जाए, लोगों को नौकरी दी जाए, फील गुड फैक्टर बिहार में बहाल हो और फिर से कहा जाए कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। उस तरह का माहौल बना करके तब नीतीश कुमार चुनाव में जाना चाहते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि एक दूसरा काउंटर थॉट है, वो ये कहता है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से डर गए। उनको लग रहा है कि कल प्रशांत किशोर की पार्टी का औपचारिक घोषणा होगा और प्रशांत किशोर जैसे ही पिक्चर में आएंगे उसके बाद उनको एक अच्छा खासा समय मिल जाएगा। क्योंकि अगले साल अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है तो प्रशांत किशोर के पास 1 साल का वक्त होगा और प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान एनडीए गठबंधन को पहुंचाएंगे। इसलिए बेहतर हो कि चुनाव जल्दी करा दिया जाए, प्रशांत किशोर को कम समय मिले और इसका भरपूर फायदा एनडीए उठा ले। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है कि नीतीश कुमार सत्ता में अंतिम क्षण तक बने रहना चाहेंगे, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। इसलिए कि नीतीश कुमार सत्ता में लंबे समय तक रहे तो सत्ता का जो सुख होता है वो सुख भोग चुके हैं और अब नीतीश कुमार को कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ बताना नहीं कि हम कितने शक्तिशाली नेता हैं। हाँ, एक बात का उनको दर्द है कि उनकी पार्टी 2020 के विधानसभा में तीसरे नंबर पर चली गई। उसका दर्द उनको सालते रहता है और किन कारणों से गई सारे लोग जानते हैं। उस समय अंडर एस्टिमेट किया गया चिराग पासवान को कम सीटें दी जा रही थी और चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया। सीटों में तो चिराग पासवान को सफलता नहीं मिली, लेकिन अपने जनाधार को बिहार में बढ़ाने में उन्हें पूरी सफलता मिली। बिहार के हर कोने तक उनका पर्चा पोस्टर झंडा पहुंचा, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हुए। तो उस लिहाज से चिराग पासवान सफल रहे। और जब रांची में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसमें भी चिराग पासवान ने अपने उस स्टैंड को सही किया। अब नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हम चुनाव करा लें और फिर अपनी सीटों को बढ़ा लें, क्योंकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सारे नेता क्या है, अपने स्वभाव से अपने तय पार्टी चलाना चाहते हैं। इसमें ये लोग किसी का बहुत राय मशविरा विमर्श नहीं करते। जो अपनी इच्छा होती है उस हिसाब से चीजों को तय करते हैं। हाँ, कहने के लिए कभी कोई चीज जो नेता रहा उसको, अरे भाई जरा देख लीजिए, से पहले वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ कर, अरे वशिष्ठ भाई देख लीजिए, कोई कागज है खाली देख लीजिए। हम लोग बहुत नजदीक से इन चीजों को देखे हैं कि अन्य नेताओं की कोई बहुत हैसियत इन पार्टियों में होती नहीं है। बाहर से जो लोग देखते हैं कि लगता है भाई बड़ा निकट के है, लेकिन नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव ये लोग अपने मर्जी से चीजों को तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि चुनाव हो जाए, और जब चुनाव हो जाएगा तो केंद्र में तो अपनी उपयोगिता आप सिद्ध कर चुके हैं। 12 लोकसभा सीटों के कारण आज नीतीश कुमार दिल्ली में ड्राइविंग सीट पर है और बिहार में भी अगर
जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अगर वो सीटों पर लड़ते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, तो आज की स्थिति से बेहतर परिणाम देंगे। और अगर इनके 50-60 विधायक हो जाएंगे तो अगले 5 साल तक फिर ये बिहार में अपने मन मुताबिक चीजों को तय करेंगे नीतीश कुमार। उनकी इच्छा के बगैर कोई चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि उनका जो विधायक होगा 60, 65, 70 जो जीते उनका, वो विधायक डिसेसिव होगा। उसके बिना कोई सरकार बिहार में बन नहीं पाएगी, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये चीज चाहते हैं, और ये चीज चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। उनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा है, 2020 का जो घाव उनके सीने में लगा है, उस घाव को भरना चाहते हैं अधिक से अधिक सीट भरना। और कोई चीज नीतीश कुमार को प्रूफ नहीं करना है। लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। विकास के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। इतने लंबे समय के कार्यकाल में उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सारी चीज प्रूव कर चुके हैं। हाँ, ये घाव को भर के वो अपनी शक्ति का एहसास कराना चाह रहे हैं। अपनी शक्ति का एहसास कराना चाह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, डॉक्टर संजय कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि आप कमेंट्स देंगे, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि हर पैनलिस्ट इस पर बात करें। दरअसल मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से नीतीश कुमार चाहते हैं कि आधी सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े। उनका कॉन्फिडेंस आत्म आसमान पर है। उनको लग रहा है कि मेरा स्ट्राइक रेट इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रहा है, 12 सीटें हम जीते हैं, इसलिए आधी सीटें हमें मिले। विधानसभा चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में हो और आधी सीटों में आप अपना बंटवारा कर लीजिए, चाहे आपको ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा को देना हो, चिराग पासवान को देना हो, और आपको कितनी सीटों पे लड़ना हो ये आप तय कर लीजिए। लेकिन आधी सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि लोकसभा में बड़े भाई की भूमिका में आप थे, विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में हमको रहने दीजिए। और इस पर क्लैरिटी नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस मसले पर बीजेपी से बात कर चुके हैं। नीतीश जल्दी में है कि इसको क्लियर किया जाए, इस पर साफ गोई से चर्चा हो जाए, एक कंसेंसस बन जाए, ताकि मैदान में उतरने से पहले किसी तरह का कोई झिझक ना रहे। क्या कहते हैं आप? ये देखो, निश्चित तौर से पंकज जी आपने बड़ा स्पष्टता से साथ कह भी दी ये बातें। देखो, लोकसभा चुनाव के नतीजे और केंद्र सरकार में भाजपा की जो सीटें हैं, निश्चित तौर से अब नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी नाराज तो नहीं कर पाएगी। तो पिछले विधानसभा में जो रणनीति के साथ पासवान जी की पार्टी के साथ जो खेला किया, जो नीतीश जी को दिखा भी और बिहार की जनता ने देखा भी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसी स्थिति में नहीं। 1 महीने में जेपी नड्डा का 2 बार दौरा बिहार का करना जरूर कोई न कोई संकेत देता है कि कुछ चीजें हैं जहां नीतीश जी को नाराज न करके बीच का रास्ता नड्डा साहब भी निकालना चाहते हैं। कल की वार्ता रही, कल में आप देखेंगे कि नीतीश जी का, सरयू राय का, रघुवर दास जी का एक साथ दिल्ली में रहना कहीं ना कहीं झारखंड के चुनाव को लेकर के जो रणनीति है, किसी जमाने में आप भी जानते हैं कि सरयू राय भाजपा के चाणक्य कहे जाते थे, भाजपा में ठीक की स्थिति थी उनकी, और जिस तरीके से उनको रघुवर दास जी को हरा करके चुनाव निर्दलीय के रूप में और अब जेडीयू को ज्वाइन करना, कहीं ना कहीं ये संकेत भी है इस बात को लेकर के उन्होंने अपने पुराने मित्र को ले लिया। और दूसरा, आपने देखा होगा कि राजा पीटर जो पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने 2009 में शिबू सोरेन को हराया था, उनको भी अभी पार्टी में ज्वाइन करा दिया संजय राय जी ने, संजय झा साहब ने। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहे हैं नीतीश जी, कहाँ जो चीजें पिछली बार रही वो इस बार तो नहीं हो पाएंगी। और रघुवर दास जी का कल दिल्ली में उपस्थित रहना, कल और परसों, कहीं ना कहीं ये संकेत भी है, क्योंकि 3 दिन पहले आप देखेंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा का भुवनेश्वर में जाकर रघुवर दास जी से मिलना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत देता था कि जो जमशेदपुर की पूर्वी सीट है उसको
लेकर के जो रघुवर दास जी ने बात रखी है, चर्चा की है, निश्चित लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई बड़ी खाई ना पैदा हो जाए, इस बात को लेकर के भी बीच का समाधान निकालने के लिए है। जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि जमशेदपुर का जो पश्चिम वाली सीट है वो सरयू राय को दी जा सकती है, लेकिन वो कितने तैयार होंगे ये मुझे लगता है भविष्य के गर्भ पर है। लेकिन ऐसे दो बड़े नेता जो आज जदयू में झारखंड से हैं, नीतीश जी, उनको आगे करके कम से कम 2 सीटें तो मानिए, नीतीश जी झारखंड में 2 सीटें तो ले ही लेंगे संजय। तो ऐसी स्थिति में क्या नीतीश जी की जो रणनीति है, अब कोई भी कुछ भी कहे कि बिहार में कैबिनेट के विस्तार को लेकर के चर्चा हुई होगी, या केंद्रीय मदद मांगने के लिए आए होंगे जो इस समय बाढ़ का स्थिति है, या बिहार में समय से पूर्व चुनाव की भी संभावनाएं हैं, तमाम इस तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से जितना आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि नीतीश जी कच्ची गोटी खेलने वाले नेताओं में से नहीं है। जरूर उन्होंने परिपक्वता के साथ ऐसी चीजें रखी होंगी जहां जेपी नड्डा का 2 बार जाना, देखो शनिवार को जेपी नड्डा जाते हैं, रविवार को नीतीश जी आ जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी मीटिंग लेते हैं, चाहे वो कुछ भी उसका मकसद रहा हो, लेकिन निश्चित तौर से ये जरूर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि नीतीश जी कहीं नाराज ना हो और बीच का ऐसा रास्ता निकले कि बड़े भाई के रूप में जो नीतीश जी की भूमिका बनी आई है वो भविष्य में भी बनी रहे। देखिए, झारखंड में तो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रह सकते, ये बात तो तय है। झारखंड में इन्होंने कुछ बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में ले लिया है, तो उनकी सीट के लिए ये बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से केंद्र में इनकी महत्ता बढ़ी है, इनके 12 एमपीज की मदद से सरकार चल रही है, तो बीजेपी मानने को बाध्य होगी। सवाल पूर्वी जमशेदपुर को लेकर के है संतोष जी। पूर्वी जमशेदपुर से सरयू राय जीते हुए हैं और उन्होंने रघुवर दास को हराया है। खबर यह है कि रघुवर दास अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरयू राय मानेंगे, और अगर सरयू राय नहीं मानेंगे तो जेडीयू भी क्यों मानेगी। ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है। लेकिन दूसरा गंभीर सवाल जिसकी चर्चा मैंने अभी की वो ये है कि नीतीश कुमार 243 में से 122 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और 121 सीट बीजेपी को देना चाहते हैं, और कहते हैं कि भाई इसी में आप एलजेपी रामविलास को भी अकोमोडेट कर लीजिए, इसी में आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी अकोमोडेट कर लीजिए, इसी में आप जीतन राम मांझी को भी अकोमोडेट कर लीजिए, हम तो 122 सीट पर लड़ेंगे। हो सकता है ये एक रणनीति के तहत पिच इन किया गया हो, ताकि 122 मांगे तो कुछ नहीं तो 111 तो मिलेगा, 112 तो मिलेगा, हम ज्यादा संख्या पर तो लड़ेंगे और बाकी के सीटों पर ये सभी लोग आपस में बंटवारा कर लें। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी अपनी शर्तों पे ही समझौता करेंगे, क्योंकि नीतीश जी का अभी अपर हैंड है बिहार में खासकर। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में भी भाजपा को नीतीश जी की जरूरत है, नीतीश जी को छोड़ना नहीं चाहेगी भाजपा, और भाजपा का मूल उद्देश्य केंद्र की सत्ता है, और बिहार की नैया बगैर नीतीश जी के पार नहीं लग सकती है। जो स्थिति है बिहार की, नीतीश जी जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि 10 से 15% वोट नीतीश जी का है। और मुझे लगता है कि 120 नहीं तो 110 तक समझौता हो जाएगा, और नीतीश जी भाजपा के साथ रहें या आरजेडी के साथ, जिधर भी रहेंगे तो अपर हैंड ही रहेंगे। और मिनिमम 100 सीट तो तय ही मान के चलिए, क्योंकि चिराग पासवान को भी नीतीश जी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर चिराग पासवान निकल जाएंगे, चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन से निकल जाएंगे तो स्थिति फिर वही हो जाएगी, फिर तीसरे नंबर पर नीतीश जी चले जाएंगे। और अगर चिराग पासवान ने पूरे बिहार में कैंडिडेट दे दिया, पिछले बार तो केवल जदयू कैंडिडेट के खिलाफ दिया था, और इस बार अगर बाहर निकल करके टोटल जगह कैंडिडेट देंगे तो पूरे बिहार में भाजपा को भी नुकसान होगा। और चिराग पासवान के चूंकि 5 सांसद हैं, तो मिनिमम उनका 30 सीट तो बनता ही है, 30 सीट वो भी लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का भी है भाई कि वो भी 5 से 10 सीट मिनिमम लेंगे, मांझी जी भी 5 से 10 सीट लेंगे। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि 100-110 के बीच में नीतीश जी मान जाएंगे। और झारखंड की बात है तो झारखंड में जो उनके पार्टी में सरजू राय का सीट वो नहीं छोड़ सकते हैं, वो भाजपा को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। नीतीश जी अपने शर्त वहां मनवाएंगे, वहां भाजपा सरजू राय के लिए सीट लेंगे, राजा पीटर के लिए लेंगे। मुझे लगता है झारखंड में विनय जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं,
लेकिन झारखंड में मुझे लगता है कि नीतीश जी मिनिमम 5+ सीट ही लेंगे। हो सकता है 10 सीट तक जाए, लेकिन मिनिमम 5 सीट से कम पर समझौता नहीं करेंगे नीतीश जी, और लेंगे ही 5 से 10 सीट के बीच नीतीश जी झारखंड में लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है, वो मजबूरी है भाजपा की, नहीं मानेगी। नीतीश जी अगर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में तो केंद्र की नहीं, सत्ता भी मजबूरी डमाडोल है, मजबूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर संजय, जहां तक मेरी जानकारी है, झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। क्या मैं फिगर करेक्ट बोल रहा हूं विनय जी? क्या 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो 81 में से 10 सीट देना और 9 सीट आजसू को देना, मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या इतना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? क्या बीजेपी की तो हालत ही पतली हो जाएगी। खैर, मैं मानता हूं कि राजा पीटर, सरयू राय, इनके लिए तो नीतीश कुमार जरूर अड़ेंगे और बीजेपी झुकेगी भी, बीजेपी इनको सीट देगी। पर बड़ा सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, वही मैं अभी डॉक्टर सुनील कौशिक से भी ये सवाल पूछा, संतोष जी से भी पूछा। जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश जी चाहते हैं, नीतीश जी के द्वारा ये मांग की गई है कि हमें 122 सीट दीजिए, 122 के बाद 121 में आप सब लोग बंटवारा कर लीजिए, क्योंकि मैं बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहता हूं और 2010 की स्थिति वाली चुनाव चाहता हूं। तो आप ये समझिए, अगर नीतीश कुमार की मांग इस तरह की बिहार के लिए भी होती है और झारखंड के लिए भी होती है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ज्यादा पीछे हटेंगे? अरे 122 नहीं, 110 तो देना ही पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी सारी पार्टियों को पता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों या एनडीए गठबंधन के साथ हों। बार्गेन करना कोई सीखे तो नीतीश कुमार जी से। लेकिन बीजेपी भी इस बार बिहार में आर और पार के मूड में। हालांकि ठीक है, उनके भी कई गुट बने हुए हैं, जेडीयू के भी कई गुट हैं, और कहा तो जाता है कि नीतीश कुमार हैंडल कर लेते हैं सारे गुट। अब कितने स्वस्थ हैं, कितना हैंडल कर पाते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो जेपी नड्डा जो अभी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग बिल्कुल कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दीजिए जिससे गठबंधन पर कोई असर हो। तो नीतीश कुमार जी 122 से जरूर शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि 100 सीट तक ये मान जाएगा, क्योंकि सीटें तो बढ़ेगी नहीं ना, 243 ही रहेगी। 100 सीट पर अगर ये दोनों लड़ते हैं, क्योंकि लोकसभा का भी जो परिणाम आया है उसमें 176 सीट पर ये बढ़त बनाए। तो ऐसा थोड़े है कि 176 सीट जो बढ़त है वो सारी सीटें जेडीयू के पास ही है। उसको अगर कैलकुलेट करके निकाल लिया जाए तो उसमें बीजेपी भी है, उसमें चिराग भी हैं, उसमें एक आध जगह उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, हम भी है। तो 43 सीटें तो कम से कम गठबंधन के लिए ये लोग छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो गठबंधन के लोगों के पास भी अब उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि तो ठीक है, हम लोग भी लड़ लेंगे, आप लोग भी लड़ लीजिए। बीजेपी नहीं चाहेगी किसी भी तरह से कि न नीतीश कुमार को नाराज करे, न गठबंधन के साथियों को नाराज करे। और आपको याद होगा कि पिछले बार भी यही फॉर्मूला दिए थे चिराग। वो जो एक लोकसभा में 5 या 6 जो विधानसभा की सीटें हैं, तो हमारे इतने एमपी हैं, तो कम से कम इतनी सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए, और अगर उतनी सीटें अगर हम लड़ेंगे तभी हम लड़ेंगे, नहीं तो हम किनारे रहेंगे। और फिर उन्होंने जो लड़ करके जिसको नुकसान किया सबको पता है। मुझे जो लगता है ऐसे अभी थोड़ा और प्री मैच्योर्ड होगा। चर्चा यहाँ तक भी है कि हो सकता है कि दिल्ली चुनाव के साथ बिहार का चुनाव हो जाए, तो 100 सीट बीजेपी और 100 सीट नीतीश कुमार, दोनों बराबर सीटों पर लड़ सकते हैं। बड़ा भाई तो बीजेपी इनको कह चुकी है कि 2025 में आपके ही नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ूंगा। 2025 के मुखिया भी आप ही होंगे,
2030 के भी मुखिया आप ही होंगे, क्योंकि बीजेपी को बिहार से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। उनको केंद्र में बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन चाहिए। बिहार नीतीश कुमार जी चलाए, बिहार कोई और चलाए, उनसे बीजेपी को बहुत दिलचस्पी नहीं है। अन्य बिहार की बेहतरी में बीजेपी की दिलचस्पी। केंद्र को बिहार की ताकत का लाभ मिलते रहे, बीजेपी ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखती है। गठबंधन नहीं टूटना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी, चूंकि मैंने कहा ना शुरू में कि एक बड़ी मजबूत तरीके से बार्गेन करेंगे और कहेंगे कि नहीं, हमारे लोग तो कह रहे हैं कितना से कम पर क्या लड़ना, लोकसभा में तो हमने आपकी बात मान ली, विधानसभा, और इसीलिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि थोड़ा अर्लियर चुनाव हो जाए, समय से पहले चुनाव। क्योंकि 42-43 सांसदों विधायकों के भरोसे अपने को ये बड़ा भाई कह नहीं पाते। सुनील कुमार जरूर कहते हैं कि बड़े भाई हम हैं, इनके लोग भी कहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन एक अंदर से इस बात की कसक है कि हमारे पास विधायकों की संख्या कम है, विधायकों की संख्या बीजेपी के पास ज्यादा है। उस स्थिति में हमें, और इधर जो एक समीकरण बन रहा है, उस समीकरण में फिर से ईबीसी, ओबीसी और जिसमें लौह कुश की बात, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चलने की बात, ये कई तरह की चीजें चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार अपने सहयोगी गठबंधन को भी, अब उपेंद्र कुशवाहा को कितने विधानसभा में सीटें मिलनी चाहिए, इसके लिए भी नीतीश कुमार अड़ेंगे भी और लड़ेंगे। चिराग अपनी ताकत के लिए बीजेपी को कहेंगे कि अगर नहीं इतना हमें सीट दीजिएगा तो ठीक है, हम तय करेंगे चीजों को। बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट की स्थिति में बिहार में होगी, लेकिन इतना भी बैकफुट पर नहीं होगी कि 100 से कम सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, ताकि उनके ही लोगों के अंदर में एक विवाद न पैदा हो। तो बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे। और जहां तक झारखंड की बात है, विनय जी को ज्यादा समझ होगी कि कितनी सीटों पर वहां जेडीयू मान जाएगी। मुझे लगता है कि 4 या 3 या 5 इसी के बीच में उनको सीटें मिलेगी। 3 सीट भी मिल सकती है, 4 सीट भी मिल सकती है, मैक्सिमम 5 सीट भी बीजेपी उनको दे सकती है। इससे ज्यादा देने की बात मुझे नहीं लगता है। चलिए, तो विनय जी, क्या जेडीयू झारखंड में 3 से 5 सीटें मांग रही है? ये देखिए, हर दल अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा को रखते हुए अधिक से अधिक सीटें चाहती है। हर दल का ये है। सब दल का अगर आप देखिएगा, सब बढ़ा चढ़ा के मांगते हैं, क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, और हर कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन आपको जब समझौता की राजनीति करिएगा तो आपको कई चीजों को त्याग करना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा, वास्तविक धरातल पर आना पड़ेगा, और तब आप विनिंग सीट कौन आपका है उस पर निर्णय हो। जो मेरे पास सूचना है, आज भी हमारी बातचीत हुई है, हिमंता विश्व शर्मा जो झारखंड के चुनाव सहप्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री है, आज भी उनसे काफी देर तक हमारी बात हुई। वो देखिए, जो झारखंड के बारे में हम लोगों के पास सूचना आ रही है, उसके अनुसार 2 सीट पक्का माना जा रहा है जदयू को, और तीसरा सीट लेने का प्रयास हो रहा है। 3 सीट मैक्सिमम मिल सकता है जदयू को, जो हम लोगों के पास सूचना है। और ये तय भी होगा राष्ट्रीय स्तर पर, अमित शाह करेंगे। उसी तरह से चिराग पासवान भी सीट चाह रहे हैं कि हमको यहाँ गठबंधन में जगह मिले, क्योंकि 2014 में लोजपा, आजसू और बीजेपी मिलकर यहाँ चुनाव लड़ा था। उस समय लोजपा को 1 सीट दिया गया था, और रामविलास पासवान उस समय जीवित थे, उन्होंने प्रचार किया, और उस समय एनडीए की सरकार झारखंड में बनी थी। लोजपा जीतने में तो कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन उसके सहयोग से दोनों दलों को लाभ मिला था। लेकिन उस गठबंधन में 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी थी। 19 में ये गठबंधन बिखर गया, और बिखरने के बाद आजसू अलग लड़ा, लोजपा अलग लड़ा, और बीजेपी अलग लड़ा। रिजल्ट सामने है कि हेमंत सोरेन को इतनी बड़ी सफलता मिली, उतनी बड़ी सफलता शिबू सोरेन भी कभी अपनी पार्टी को नहीं दिला पाए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों पर जीतने में कामयाब होगी, और झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके नीचे 25 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। तो मुझे लगता है इस बार जो झारखंड में नेता है, शिवराज सिंह चौहान प्रभारी हैं, झारखंड के चुनाव प्रभारी,
और सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा है। दोनों बहुत ही योग्य और मंजे हुए खिलाड़ी, राजनीति की धुरी को और राजनीति की दिशा को, आज किसी ने सही कहा उनके बारे में, हिमंता विश्व शर्मा के बारे में, कि भाई आप तो लग रहा है कि झारखंड के, अगर क्रिकेट की शब्दों में कहें तो पिच के क्यूरेटर है, पिच बनाने वाला है, पिच का जो निर्माण करता है क्रिकेट में उसको क्यूरेटर कहते हैं। तो बल आप तो पिच तैयार कर रहे हैं, अब आपके पिच पर सब लोगों को बैटिंग और बॉलिंग करना पड़ेगा। और सही में वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, आज किसी ने उनसे बड़ा अच्छा सवाल किया कि भाई अगर हेमंत सोरेन आपके साथ आना चाहे, तो उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ बड़ी समस्या है, घुसपैठ के खिलाफ जो लोग काम करेंगे, घुसपैठ के खिलाफ जो लोग आंदोलन चलाएंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे, वो कोई भी मेरे साथ आ सकते हैं। क्योंकि भाजपा समुद्र है और समुद्र में छोटी छोटी नदियां भी समाहित होती हैं। तो झारखंड में, और जो मेरे पास सूचना है कि लोक जनशक्ति पार्टी भी जो सीट चाह रही है, वो सीट अमित शाह के स्तर पर तय हो। अमित शाह और चिराग पासवान की जब बात होगी तो तय होगा। और जदयू की भी जो सीट, 3 सीट, एक सीट उसमें से आप जान रहे हैं कि जो सरजू राय की सीट है उसमें बड़ा पेच फंसा हुआ है। सरजू राय यहाँ पश्चिम से, जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हुआ करते थे, लेकिन पिछले चुनाव में जब वो बेटिकट हो गए तो निर्दलीय उनको चुनाव लड़ना पड़ा, और तब उन्होंने रघुवर दास जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जीत गए निर्दलीय। अभी वो पूर्वी के विधायक हैं और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते रही। 5-6 बार तो रघुवर दास जीते हैं वहां से चुनाव पूर्वी से। उसके पहले भी एक बड़े नेता हुआ करते थे दीनानाथ पांडे, उस इलाके में वो जीतते रहे थे। इनफैक्ट दीनानाथ पांडे को काटकर ही 95 में पहली बार रघुवर दास को टिकट दिया गया था। गोविंदाचार्य उस समय बिहार के प्रभारी होते थे। ये लोग जो राजनीति में नए लोग बढ़े थे उस समय गोविंदाचार्य की भूमिका थी। उसी में बिहार में उन्होंने सुशील मोदी को आगे लाने का काम किया, नंदकिशोर यादव को, ये गोविंदाचार्य का प्रयोग था। यहाँ भी उन्होंने कई लोगों को, जिसमें रघुवर दास को भी उन्होंने टिकट देने का काम किया था। तो कुल मिलाकर झारखंड में नीतीश कुमार जरूर चुनाव लड़ेंगे, 2 सीट उनको निश्चित मिलेगा, तीसरा भी दावेदारी है। हो सकता है संजय झा भी बार्गेनिंग पोजीशन में है, बातचीत कर रहे हैं संजय झा, दिल्ली में लगातार टच में है, झारखंड के नेताओं के साथ भी टच में है, और कई लोगों से संजय झा की बातचीत हो रही। हो सकता है 3 सीट उनको मिल जाए, 3 सीट मिल जाए। लेकिन आपने एक चीज नहीं बताया, एलजेपी कितना सीट पे मानेगी झारखंड में? देखिए, एलजेपी 5 सीट का डिमांड किया है, 5 सीट चाहती है एलजेपी, लेकिन 5 सीट संभव नहीं है। एलजेपी का कहना है कि भाई हमको अगर एक भी सीट, अगर गठबंधन में हमको रखना है तो हमको गठबंधन में रखिए, और 14 में भी तो आप 1 सीट दिए, तो कम से कम वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हमको बेहतर सीट, हमको खराब सीट नहीं दीजिए जो हमारा। चलिए बिल्कुल फाइन, पर सवाल ये उठता है कि अगर एक बेहतर सीट झारखंड में मिल जाए तो एलजेपी मान जाएगी, पर बिहार में कम से कम कितने सीटों पर मानेगी डॉक्टर सुनील कौशिक? एक तो चलिए झारखंड में मान जाएगी एलजेपी, बिहार में उसके 5 एमपी हैं, उसका स्ट्राइक रेट तो 100% है। क्या वो 30 से कम सीटों पर मानेगी क्या एलजेपी? क्योंकि एलजेपी के जो मुखिया हैं वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कार्यकर्ता 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मैसेज क्या है? क्या वही खेल दोहराने जा रहे हैं जो 2020 में उन्होंने दोहराया था? क्योंकि कई ऐसे बयान चिराग पासवान के आते हैं, जब वो पब्लिक में होते हैं, पब्लिक के बीच होते हैं, वो चौंकाने वाले होते हैं, वो हैरान करने वाले होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि चिराग इस तरह की भाषा बोलकर कुछ इशारा तो नहीं कर रहे। देखो पंकज जी, चिराग पासवान कुछ भी कहें, लेकिन वो, मैं मानता हूं वो कठपुतली है। जितनी चाबी भरी जाएगी उतना वो काम करेंगे। 2020 में क्या उन्होंने जो भी बिहार में सीटें उनको दी गई,
और जो राजनीति का चक्रव्यूह वहां रहा नीतीश जी के खिलाफ, वो चिराग पासवान जी के पीछे कौन खड़ा था? आज भी आप देखेंगे कि बार बार वो नरेंद्र मोदी की दुहाई देते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी राजनीति करने की बार बार कस्में खाना। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो बड़े नेता बीजेपी के हैं, जहां तक सूत्र बताते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां बोल पाए। कि जब अमित शाह जी के सामने उनकी बैठक होती है तो मुझे नहीं लग पाता वो ठीक से बात कह पाते होंगे। तो जितना राजनीतिक रूप से बीजेपी जितनी जहां तक मेरा आकलन है, जितना चाबी भरेगी चिराग पासवान, उतने ही चिराग पासवान चलेंगे। चिराग पासवान समझ गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के जिस तरीके के उनके चाचा को कैबिनेट में जगह देकर के अलग थलग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था और सफल भी हुए थे। अब पुनः उनकी वापसी, नरेंद्र मोदी से गले लगना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीठ थपथपाना, तमाम बातें ऐसी हैं जहां लगता है कि जो भी बिहार की राजनीति में होगा, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मोल भाव बीजेपी के सामने वो कर पाएंगे। लेकिन जहां राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक तरीके से नीतीश जी को दबाने के लिए या नीतीश जी की सीटें कम करने के लिए जितना उपयोग वो कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, उतनी उपयोगिता वो चिराग पासवान की करेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण और मैं बात बता दूं आपको कि दिल्ली में लगातार जो मीटिंग चल रही है राजा पीटर के माध्यम से, राजा पीटर को बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में दी जा सकती है। लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे नेता हैं जो जल्दी ही जेडीयू को ज्वाइन करेंगे और इसकी कमान संजय झा साहब को सौंपी गई है। तो इतना हल्के में भारतीय जनता पार्टी न लेना चाहती है न ले रही है। जिस रणनीति के साथ झारखंड में नीतीश जी चल रहे हैं और सरयू राय को जिस तरीके से ज्वाइन कराया है, तो कूटनीतिक तरीके से बहुत सारी बातें पीछे के पर्दे से रही हैं। चाहे रघुवर दास जी का वहां उपस्थित होना, सूत्र ये भी कहते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी से टिकट नहीं देगी तो मेरा बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। तो निर्दलीय चुनाव के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं तो निश्चित तौर से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा का भुवनेश्वर में मिलना, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने का प्रयास, ये सब बातें हैं। और जल्दी ही मुझे लगता है कि ज्यादा बहुत दिन नहीं बचेंगे, हफ्ते में सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन नीतीश जी बड़ा संभल के कदम चला रहे हैं और जिस तरीके से संजय झा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर के, कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर के जो जिम्मेदारी झारखंड मिशन की दी गई है, वो निश्चित तौर से हम सबके सामने जल्दी होगी। चलिए अब सीटों की बात तो हो गई। अब 2 अहम बात और है जो कहा जा रहा है कि नीतीश दिल्ली पहुंचे और इस बारे में भी उन्होंने बात की। एक अहम बात यह है कि बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ग्रस्त है और बिहार में कह लीजिए डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर के कुछ बड़ा पैकेज की भी डिमांड किए हैं? ये भी एक बड़ी बात उठ रही है। दूसरी बड़ी बात ये उठ रही है कि नीतीश कुमार 2 उप मुख्यमंत्री के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि एक उप मुख्यमंत्री हो तो बेहतर होगा। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 2 मुद्दों पर भी बातचीत हुई होगी? केंद्र को बाढ़ को देखते हुए एक बड़ा पैकेज देना पड़ेगा क्योंकि चुनाव मुहाने पर है। चुनाव में जब सरकार जाएगी, नीतीश कुमार जाएंगे तो ये बताएंगे ना कि अरे भाई बजट में हमने 58,000 करोड़ लिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला लेकिन विशेष पैकेज तो लिया। और ये भी बताएंगे कि बाढ़ में इतनी क्षति हुई तो केंद्र से इस तरह का मदद हमने लिया और ये हमने लिया क्योंकि हम नीतीश कुमार हैं, हम बेहतर बिहार चलाते हैं। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो ये है कि लंबे समय से चर्चा चल रही है कि नीतीश एक उप मुख्यमंत्री चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसके लिए भी तैयार हो जाएगी? देखिए, जहां तक बाढ़ की बात है तो बाढ़ के लिए पैकेज देना कोई बड़ी बात नहीं है केंद्र सरकार को, क्योंकि नीतीश जी के समर्थन से अभी केंद्र में सरकार है और अभी जरूरत है। वो बड़ी बात नहीं है, वो मांग रखेंगे, वो इजीली मिल जाएगा। बिहार को बाढ़ के लिए विशेष सहायता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मांग रखेंगे और मिल जाएगा। और जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, 2 डिप्टी सीएम की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मामले में भाजपा कोई समझौता करेगी, क्योंकि लगातार 2020 के चुनाव के बाद लगातार बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, पहले भी रह चुके हैं, रेणु कुशवाहा और तारकेश्वर प्रसाद, उसके बाद अभी भी हैं।
तो ये भी मुझे नहीं लगता है कि 2 डिप्टी सीएम और 1 डिप्टी सीएम का वो पहले भी इस मामले में बात हुई थी, बोले कि वो भाजपा का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का मामला है। इस मामले में नीतीश कुमार दूसरे पार्टी के मामले में दखल ज्यादा नहीं देना चाहेंगे। हाँ, हटा किसे बनाना है डिप्टी सीएम, वो सुशील मोदी को बनाना चाहते थे, लेकिन कहाँ सुशील मोदी को बना पाए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जब नहीं जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी जब फुल पावर में थी, उस समय कहाँ सुशील मोदी को, नीतीश जी चाहते थे कि सुशील मोदी बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। और अभी चाहेंगे वो कि भाई जो सोशल समीकरण है, सामाजिक समीकरण, उसके आधार पर नीतीश जी भले कह सकते हैं कि भाई इनके बदला इनको बना दीजिए, नाम वो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इन सब इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगी। हाँ, नीतीश जी को सीटों का मामला होगा वो भले दे देगी और पैकेज भले दे देगी, लेकिन जहां तक डिप्टी सीएम की बात है तो पार्टी भाजपा का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में नीतीश जी के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में दबाव में आएगी, क्योंकि भाजपा की अपनी रणनीति है। उन्होंने कुशवाहा समाज के वोट बैंक के लिए सम्राट चौधरी को बनाया था। अगर कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी को अगर हटाया जाता है तो ऐसे ही लोकसभा चुनाव के समय कुशवाहा वोट छिटक चुका है, क्योंकि आरजेडी की तरफ मुखातिब है, आरजेडी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर कुशवाहा समाज का है। अगर सम्राट चौधरी को छेड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद से पहले हटा दिया गया है, अगर उन्हें हटाया जाएगा तो कुशवाहा समाज तत्काल ही शिफ्ट कर जाएगी। फिर भाजपा को बड़ा नुकसान बिहार में, भाजपा ही नहीं एनडीए को हो सकता है। दूसरी तरफ अगर विजय सिन्हा को छेड़ा गया तो भूमिहार समाज से है, भूमिहार समाज भी नाराज है। जहानाबाद में भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया, पटना में वोट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों समाज ऐसा है जिसको नाराज नहीं करना चाहेगी, और जो दो डिप्टी सीएम है मुझे लगता है कि फिलहाल दोनों को रखेगी चुनाव तक, विधानसभा चुनाव के बाद ही कुछ कर सकती है। अभी नीतीश जी के दबाव में इस मामले में नहीं आएगी। चलिए, और नीतीश जी भी नहीं चाहेंगे, मुझे लगता है दूसरी तरफ। बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक ये चर्चा रही है कि नीतीश जी सम्राट चौधरी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। दूसरी चर्चा ये भी रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिना चुनाव के नोटिफिकेशन का बीजेपी द्वारा ये घोषणा करवाना कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, ये काम भी नीतीश जी ने ही कराया है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि कुशवाहा के नेता के तौर पर नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नेता देखना चाहते हैं, बड़े नेता के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया और बीजेपी ने टास्क भी सौंपा कि आप पूरे बिहार में घूमिए और कुशवाहा को अपने साथ लीजिए। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि चूंकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी आक्रामक थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, इसलिए नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल सम्राट चौधरी के साथ नहीं है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की बात, जो मौजूदा स्वरूप है राजनीति का, उसको मानने के लिए क्या बीजेपी बाध्य नहीं होगी? क्योंकि बिहार में नीतीश का साथ जरूरी है, बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी जरूरी है। क्या कहते हैं विनय जी आप? नीतीश कुमार की उपयोगिता तो निश्चित रूप से है, क्योंकि केंद्र में अब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। पहली बात तो इसको समझना पड़ेगा। पहले के चुनाव में या पहले नरेंद्र मोदी क्या कहते थे कि मोदी की गारंटी है, इवन भाजपा की गारंटी भी नहीं बताते थे, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी। अब ये बात नहीं है। अब केंद्र में अगर सरकार चलेगी तो एनडीए की सरकार चलेगी, और एनडीए के नेता अगर गारंटी देंगे तो ये सरकार 5 साल तक चलेगी। और जब चुनाव परिणाम आया था तब भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, और तब जाकर मोदी जी शाम में बीजेपी ऑफिस में जाकर उन्होंने कहा था कि एनडीए को जीत मिली और हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की महत्ता सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा जो इस गठबंधन में शामिल है, चिराग पासवान है, आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग जो और भी शामिल हैं, उनकी भी महत्ता उतनी है। तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर केंद्र में आज की तारीख में ज्यादा है, और ये बिहार के लिए अच्छा है, बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बिहार को धन मिलेगा, बिहार का विकास होगा,
बिहार जानते हैं कि पिछड़ा राज्य रहा है। नहीं बंगाल उप मुख्यमंत्री के केस में क्या होगा ये बता दीजिए, नहीं, क्योंकि खबर यह है मुख्यमंत्री कि देखिए, मांग नीतीश चाहते हैं एक उप मुख्यमंत्री रहे, तो बीजेपी नहीं, बीजेपी किसको हटाएगी? विजय सिन्हा को नहीं, हटाएगी तो भूमिहार नाराज हो जाएगा, सम्राट चौधरी को हटाएगी तो कुशवाहा नाराज हो जाएगा, किसको हटाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए भूमिहार क्यों नाराज है? केंद्र में दो कैबिनेट मंत्री भूमिहार। भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गवर्नमेंट ने सम्मान दिया है भूमिहारों को। अब नाराज तो कोई किसी से हो सकता है। आज राजपूत समाज का केंद्र में कोई मंत्री नहीं है बिहार से, तो कहां राजपूत समाज नाराज है? जो सोशल कॉम्बिनेशन होता है उसी को ध्यान में रखकर लोग वोटिंग करते हैं। सोशल कॉम्बिनेशन में जहां जो फिट बैठता है, लेकिन हटाने रखने की बात तो अलग है। हाँ, ये जरूर चर्चा है कि अभी 36 वहां विधायक मंत्री बन सकते हैं, अभी 30 मंत्री हैं बिहार में, 6 सीट खाली है। और जो जदयू के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिलीप जायसवाल अभी मंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में उनके जगह पर भी रिप्लेसमेंट होगा और कई नए मंत्री जो 5-6 सीटें खाली हो सकता है उसमें भी मंत्री बनाने की बातचीत चल रही है। और जहां तक उप मुख्यमंत्री का सवाल है तो उप मुख्यमंत्री का पद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, संविधान में इसकी कहीं कोई व्याख्या नहीं है और ये सिर्फ एक ऑर्डर से निकलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उप मुख्यमंत्री बताया जाता है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से आप और सब एक मिनट, हाँ। उनका जो कोई भी जो संविधान जो है जिससे देश चलता है उसमें उप मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट मंत्री का ही, जो कैबिनेट मंत्री होता है उसी वही उप मुख्यमंत्री होता है, उसको कैबिनेट मंत्री की ही जवाबदेही रहती है। और इसमें सबसे तो बड़ा दिलचस्प हिस्सा ये है, आपको बता दें कि जब देवीलाल जी को बात हो रहा था उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री बनाने का, तो ओथ में उनको कैबिनेट मंत्री के लिए ओथ दिलाया जा रहा था और बार बार कह रहे थे कि उप प्रधानमंत्री, तो फिर उनको बताया गया भाई उप प्रधानमंत्री का तो कोई पद नहीं है। ये किस्सा बहुत पुराना है, जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी और उसके बाद ठीक है ये किस्सा भी हम आपसे सुनेंगे, चूंकि समय की कमी है और हम लोग इस मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या डॉक्टर संजय, कैबिनेट एक्सपेंशन भी एक मुद्दा रहा होगा और क्या 2 में से एक उप मुख्यमंत्री बनाने की भी बात है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी से अगर ऐसा कहा जाएगा तो बीजेपी 2 में से एक उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार होगी? क्योंकि अगर एक के लिए तैयार होगी तो बीजेपी की स्थिति भी आगे कुआं पीछे खाई वाली होगी। क्या कहते हैं आप? कैबिनेट एक्सपेंशन एक मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें जो भी विनय जी कह रहे थे वो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे थे कि वो मिनिस्टर ही होते हैं, एक ऑनररी पोस्ट डिप्टी सीएम का होता है। वो डिप्टी सीएम का कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ होता है, एक ऑनर दिया जाता है जिसमें उनके अंदर में डिप्टी लगा दिया जाता है। वो चीफ मिनिस्टर के बाद सारे लोग मिनिस्टर्स ही होते हैं जो कैबिनेट में होते हैं। जो आपने सवाल किया कि 2 डिप्टी सीएम, बीजेपी इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि उनका अपना एक जातीय गुणागणित है। इधर तो सम्राट चौधरी को लेकर के ही नीतीश कुमार ज्यादा घूम रहे हैं और सम्राट चौधरी ही हर सभा में आपको दिख जाएंगे नीतीश कुमार जी के साथ, बल्कि विजय सिन्हा से उन्होंने दूरी बना ली। विजय सिन्हा को यदा कदा कहीं दिख गए तो दिख गए, नहीं तो ज्यादातर सभाओं में सम्राट चौधरी ही रहेंगे। अभी सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के काफी भरोसेमंद और विश्वस्त हो जाएंगे। तो चूंकि जातीय समीकरण को बीजेपी ने साधी है, इसलिए दोनों डिप्टी सीएम पर बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नीतीश कुमार जी, बिल्कुल आपने जो कहा, इस तरह की अंदर खाने में बात चल रही थी कि ये 2 डिप्टी सीएम की जरूरत क्या है, एक ही डिप्टी सीएम क्यों नहीं। लेकिन बीजेपी का गुना भाग गड़बड़ा जाएगा और बीजेपी इस गुने भाग को समझती है, इसलिए उस पर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही है, ये बात स्पष्ट है। रह गई बात कि नीतीश कुमार जी चाहे जितने मुद्दे को लेकर के जाए, नीतीश कुमार जी से किसी भी तरह की नाराजगी बीजेपी नहीं लेना चाहेगी। लेकिन हाँ, इतनी बात भी तय है कि नीतीश कुमार जी जो चीज चाहेंगे वो हर चीज बीजेपी मान ले, ये भी तय नहीं है। अभी ललन सिंह का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। संजय झा चाहते हैं कि हम बीजेपी के काफी नजदीक रहें, ललन सिंह चाहते हैं कि हम बीजेपी के नजदीक रहें,
बीजेपी को पता है कि ललन सिंह और संजय झा के माध्यम से हमको कैसे जेडीयू को साधनी है, कैसे जेडीयू को बैलेंस रखना है, ये बीजेपी को पता है। रह गई बात कि क्या ये नीतीश कुमार जी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, चुप लौट जाएंगे या कोई बात करेंगे? बिल्कुल बात हुई होगी, और उसमें दिलीप जायसवाल वाली बात में भी दम है कि चूंकि वो अभी दो पद पर हैं और ये मरमरिंग भी शुरू हो गया कि जब 2 पद को लेकर के सम्राट चौधरी को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, आखिर दिलीप जायसवाल क्यों इस पद पर बने हुए हैं? मुझे लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन बड़ा मुद्दा है, और मैं भी सब लोगों के साथ सहमत हूं, जो संतोष जी भी बता रहे थे कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसको नीतीश कुमार पसंद करे न करे, बीजेपी इनको समझाने, बताने, मनाने की हर कोशिश कर लेगी, लेकिन डिप्टी सीएम पर कोई कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करने का। ये बताइए कि क्या बाढ़ को देखते हुए बड़ा पैकेज मांगने में कामयाब रहेगी नीतीश कुमार, नंबर 1, और नंबर 2, क्या वाकई प्रशांत किशोर का डर है इसलिए नीतीश जल्दी चुनाव चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि प्रशांत किशोर को जितना वक्त मिलेगा ज़्यादा नुकसान वो एनडीए का करेंगे, इसलिए जल्दी चुनाव करा लिया जाए? क्या कहते हैं आप डॉक्टर संजय? बिल्कुल, बाढ़ के लिए बड़ा पैकेज की ये मांग किए होंगे, और बाढ़ के लिए पैकेज देगी भी केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार, चूंकि भाजपा को भी बिहार में चुनाव लड़ना है, तो भाजपा समझ रही है कि वो क्रेडिट हम लें। वो जो आपदा प्रबंधन का पैसा है केंद्र के पास, वो बिहार के खाते में आ सकती है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर साबित होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए ये फरवरी में दिल्ली चुनाव के साथ चाहते हैं, क्योंकि चिराग की भूमिका में ये देख रहे हैं। और मैंने कहा ना कि जब प्रशांत किशोर जी से जब हम लोगों की बातें हो रही थी, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए, हमको लोग भाजपा की बी टीम कह रहा है, आप हमको बताइए कि हमको कौन वोट देगा? हम जिस समाज से आते हैं हमारा वोटर तो वही होगा, तो जो वही वोटर होगा तो हम तो एनडीए को ज्यादा नुकसान करेंगे। तो जब हम एनडीए को ज्यादा नुकसान करेंगे तो फिर हम भाजपा की बी टीम कैसे हो गए? तो ये बात। और दूसरी तरफ वो मुसलमानों की तरफ इशारा किया कि भाई वो तो तेल बन करके जल रहे हैं लालटेन में, और रोशनी कोई और ले जा रहा है। प्रशांत किशोर एक फैक्टर है, प्रशांत किशोर एक अकुलाहट है गांव में, गलियों में, कस्बों में और प्रखंड मुख्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर के गजब का एक विरोध का स्वर वर्तमान सरकार के खिलाफ है, और उसमें नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त मुद्दा है। अगर प्रशांत किशोर इसको गरमाने में, भुनाने में कामयाब रह गए, उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि मैं इस चुनाव में हम जीत जाए या हम हाशिए पर चले जाए, हमको इतना शॉर्ट टर्म की राजनीति बिहार में करने नहीं आए, अगली बार देखेंगे। हमारा हारना और हमारा जीतना बिहार की हार और बिहार की जीत हो। तो अगर प्रशांत किशोर टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार को फोकस किए तो नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को जब तक ये गरमा पाए तब तक बिहार चुनावी मोड में चला जाए। इसलिए बिल्कुल आपके प्रश्न के साथ मैं सहमत हूं कि प्रशांत किशोर की वजह से भी ये चाहते हैं कि बिहार में अर्ली चुनाव हो जाए। मैं सहमत हूं, पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। प्रशांत किशोर की वजह से चाहते हैं अर्ली चुनाव हो जाए। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ही वजह होंगे अर्ली इलेक्शन का? लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि प्रशांत किशोर को लेकर के एक तबका ये मानता है कि प्रशांत किशोर 2020 के चिराग पासवान साबित होंगे। जैसे चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतार करके जेडीयू को 42 सीट पर समेट दिए थे 43 पर, वैसे ही प्रशांत किशोर एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं और एनडीए की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए एक चर्चा ये भी बहुत जोरों पर है कि प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं या जल्दी चुनाव भी करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि 2 ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जिसने साबित कर दिया कि बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सकती है। वो है काराकाट और जहानाबाद। ये दोनों जगह पर बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर करा नहीं पाई, महागठबंधन जीत गई। इसलिए कहा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर मैदान में होंगे विधानसभा चुनाव में
तो बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएगी। उसके वोटर उसको तो वोट दे देंगे लेकिन जेडीयू को वोट नहीं देंगे। फिर हालत वही हो जाएगी जो 2020 वाली होगी। इस बार उनके वोटर प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे। इसलिए जेडीयू में एक तबका यह भी सोच रहा है कि क्यों नहीं आरजेडी के तरफ चला जाए। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखो, जब कोई नई पार्टी पंकज जी आती है, निश्चित तौर से तो किसी दूसरी पार्टी के वोट बैंक का तो डाका डालती है। और प्रशांत किशोर जी जिस तरीके की वहां रैलियां कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और लोग उनको सुन रहे आ रहे हैं, बहुत ध्यान से उनको सुन रहे हैं। भीड़ ये बताती है कि कुछ लोग तो पसंद उनको कर रहे हैं। महिलाओं को टिकट देने की बात हो, मुसलमानों को टिकट देने की बात जो उन्होंने कही, निश्चित तौर से हड़कंप मचाने वाली बात तो है ही है। और नीतीश जी इस बात को लेकर के परेशान भी हैं कि कहीं ऐसा हुआ कि त्रिकोणीय संघर्ष में कहीं प्रशांत किशोर जी की भूमिका बड़ा अहम हो गई। और 2022 में वो देख चुके हैं चिराग पासवान को लेकर के, तो निश्चित तौर से ये चाहते हैं नीतीश जी। अब कितना बीजेपी को वो सहमत कर पाते हैं कि नहीं, नीतीश जी का जो वोट बैंक होगा वो जाएगा कहाँ? दिल्ली में बात करो, पंजाब में बात करो तो कांग्रेस को खत्म करके ही आप पार्टी का उदय हुआ। तो ऐसे ही बिहार में यदि कहीं प्रशांत किशोर जी जिंदा होंगे या अपनी नई पार्टी का गठन करके या तो उनको वोट मिलेगा, विधायक जिता करके लेके आएंगे, तो किसी का तो वोट बैंक होगा ही। वो तो वो वोट बैंक आखिर में जो सहजमारी करेंगे उससे ऐसा नहीं, नीतीश जी भी चिंतित हैं, लालू भी चिंतित हैं इस बात को लेकर के। तो समय से पहले यदि वहां चुनाव हो जाता है तो ये बिल्कुल सही है, कुछ लोग समीक्षक कह भी रहे हैं इस बात को लेकर के कि प्रशांत किशोर जी को समय नहीं मिलेगा, क्योंकि एक संगठन खड़ा करके उनको बूथ लेवल तक, विधानसभा तक ले जाना में मुझे लगता है एक प्रक्रिया होती है, समय लगता है। इतना समय प्रशांत किशोर जी को मिल गया तो निश्चित तौर से वो चुनाव में डैमेज तो नीतीश जी को, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को करने के लिए बिल्कुल खड़े हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अब आप ये तो मान रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन प्रशांत किशोर की वजह से हो सकता है, लेकिन एक तबका जो ये मानता है कि जैसे चिराग पासवान पिछली बार नीतीश जी को डेंट पहुंचाए थे, उसी तरीके से इस बार प्रशांत किशोर डेंट पहुंचा सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। संतोष जी, इसकी कोई गुंजाइश दिखाई पड़ती है? बड़ा छोटा आंसर चाहूंगा, हाँ या ना में। प्रशांत किशोर मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा फैक्टर काम कर पाएंगे। वो जिस प्रकार से 95 में आनंद मोहन भोटकटवा साबित हुए थे, उसी तरह से, और 2020 में चिराग पासवान, उसी तरह से प्रशांत किशोर होंगे। चूंकि जहां भी उनका कार्यक्रम हो रहा है तो उनके 1000 पेड स्टाफ, 500-700 लोग रहते हैं, भीड़ बनाते हैं, और पैसे के बल पर कोई भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। जहां तक नीतीश जी की बात है तो प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ अगर चिराग पासवान चले जाएंगे तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार को वोट 50% पिछले बार भी नहीं दिए थे, और इस बार भी लोकसभा में भी, पूर्णिया में भी बीजेपी के वोटर ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट को नहीं दिया था, जहानाबाद में भी नहीं दिया था, कई जगहों पे नहीं दिया था। तो ये बीजेपी के जो वोटर है उनमें नाराजगी है। जदयू का वोट तो बीजेपी को मिल जाता है, लेकिन बीजेपी का वोट बिहार में मुश्किल लग रहा है, जो बातचीत से लगता है। तो चिराग और प्रशांत किशोर अगर मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, जिसकी संभावना अभी कम है। चलिए, जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो बहुत तरह के प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की भी चर्चा होती है। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी सामने आ रही है कि क्या चिराग प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि चिराग भी कई बार सभा में कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता 243 सीटों पर तैयार हैं, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनके एक एमएलए जीते थे, जेडीयू में चले गए मटिहानी से राजकुमार सिंह। अभी कुछ दिन पहले वो मटिहानी गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सीट तो एलजेपी ही चुनाव लड़ेगी, चाहे एलजेपी को गठबंधन से बाहर आना क्यों नहीं पड़े। और इसकी भी चर्चा बेगूसराय में बहुत ज़्यादा हो रही है। सवाल ये उठता है कि चिराग क्या करेंगे। एक तरफ चिराग प्रधानमंत्री के हनुमान होने का भी दावा करते हैं, दूसरी तरफ 243 सीट पर चुनाव लड़ने का भी दावा करते हैं, लेकिन इस सब के बीच बिना दावों का
इधर से उधर करने वाले नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि वो दावा कुछ और करते हैं और कर कुछ और जाते हैं और लोग भौचक्के होकर के उनको देखते रहते हैं। सवाल गंभीर है, लेकिन जवाब भी वक्त के साथ मिलेगा। फिलहाल नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा चर्चा में है और किन किन बातों पर चर्चा हुई होगी, ये बात हम लोगों ने आपको बताई। तो बिहार की बात में डॉक्टर सुनील कौशिक आपका, संतोष सिंह जी आपका, विनय कुमार जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।